आदत पड़ जाए, आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़ा पछताओगे। ये अल्कोहलिज्म है, बड़ा खतरनाक रोग है। लग जाता है तो छूटता नहीं। मैं आज तक लड़ रहा हूँ उससे, आज तक छुड़ा नहीं पाया इसको। अब भी कभी कभी हो जाती है तो मैं बड़ा मतलब आपके रिमोर्स में चल जाता हूँ, बड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ। तो ये है। इसके अलावा जिंदगी में आपके काम के अलावा ये था, शराब थी। और इसके अलावा जो है महिला, ऑब्वियसली महिला बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मेरे बड़े अलग अलग संबंध थे, अलग अलग ऊपर अलग अलग महिलाएं मिली और उन्हें बड़ा इंस्पायर किया। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अभी जिंदा है, अलग अलग, दे आर मैरिड एंड दे आर हैप्पी, कंफर्टेबल। तो उसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता मैं। तो बचपन में ये था कि रिबेलियस एटीट्यूड था, जिंदा हो हाथों कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी। ये बचपन की पोट्री थी मेरी, जिंदा हो हाथों कोई शक। मेरे बचपन घर में अत्याचार बहुत हुआ करते थे, मेरे घर में अत्याचार बहुत हुआ करते थे, खासतौर पर मेरे माँ बाप, मेरी बुआ बड़ा करती थी। तो उसको लेकर मैंने कहा था कि आप सहन क्यों करती हो हमारे साथ। मेरा ये कहना था कि अगर करते हैं तो आप सहन क्यों करती हो ये सब। तो वो कहती थी कि बेटा ये तो होना ही है, बड़ी है, ये है वो है करके। तो उसका जवाब ये था कि जिंदा हो हाथों कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी। जिंदा हो हाथों कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी। अब भले ही ये करते हुए तुम दर्द सहते हुए शख्सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। तो वो लोग अपनी समझ में जी रहे थे, मतलब आपके सांस ले रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि वो जी रहे हैं, वो एक्चुअली जी नहीं रहे थे। उस लोग जब बुरे हुए थे, मुर्दा थे, वो जीवित नहीं थे। जीवित होने का मतलब होता है हर पल जो जिंदगी को जियो, हर पल जिंदगी को मस्ती जियो। तो वहां से जब मैं निकला था तो मैं बड़ा कंफ्यूज माइंड से निकला था। एनएसजी गया था मैं 83 में, बड़ा कंफ्यूज माइंड से गया था कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं हर चीज करता था, मैं हारमोनियम बजाया करता था, बाउल बजाया करता था, वॉयलिन बजाया करता था, गाना में गाया करता था, मूर्तिकारी में किया करता था, चित्रकारी में किया करता था, थिएटर में किया करता था, लिखा में करता था बचपन से। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, मतलब मैं उल्टे मेरे दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन था कि यार तुम करना क्या चाहते हो एक्चुअली। ये बहुत लेट समझ में आया कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ जब मैं एनएसजी में पहुंच गया। एनएसजी में पहुंचने के भी एक साल बाद जब मैंने हैबिट किया वहां पर, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक्चुअली ये करने के लिए जन्मा हूँ। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी दम निकल जाएगी, मेरी सांस रुक जाएगी। अगर मैं थिएटर नहीं करूंगा, अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो मेरी सांस रुक जाएगी। ये इस हद तक जो है बरस चढ़ गया था। तब नहीं जाकर मैंने सोचा कि जो मतलब मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग ही करनी है। और उसके बाद में जब निर्णय लिया मैंने कि एक्टिंग करनी है, उसके बाद में रास्ते और दूर हुए, जबरदस्त दूर हुए। मतलब ये अच्छा आसान निर्णय नहीं था। अब सबको लगा चलो भाई, सबको लगेगा कि आपने निर्णय लिया, फैसला ले लिया तो हर चीज सही होगी। अरे जिंदगी दुबर हो गई। एक बार फैसला लिया उसके बाद जिंदगी दुबर हो गई। एक्टिंग में क्या क्या पापड़ बेलना है, मुझे क्या क्या पापड़ बेलना है। लेकिन आज की तारीख में आकर मुझे इस बात की खुशी है, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे बहुत सारे अधिकतर साथी मिले, या डॉक्टर्स बने या फिर फौज में गए। उनसे पूछता हूँ क्या करें। फौजी ये छोड़ चुके हैं, फौज शॉर्ट सर्विस कमीशन 5-5 साल करके छोड़ दिया उन्होंने। जो IMM थे उन्होंने छोड़ दिया कि यार अब नहीं होती उनसे नौकरी। डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि यार है बहुत बड़ा ड्यूटी है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत सर्जरी करते हैं और बोर हो जाते हैं, वही काम है वही काम है वही काम है, और आप थोड़ा शराब भी लेते हैं तो यही जिंदगी चल रही है, रूटीन वर्क हमारा ही चल रहा है, रूटीन वर्क चल रहा है, कोई भी खुश नहीं। और उस वक्त ये मुझे गालियां दिया करते थे कि क्या साला भाड़ देने पड़ गया था। और आज की तारीख में बोलते हैं यार हमारी जिंदगी बदलता है, हर दिन नई चीज सोचते हो, हर दिन नई चीज करते हो। मतलब आज मेरी जिंदगी की बागडोर मेरे हाथ में, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे। उनकी जिंदगी की बागडोर उनकी किस्मत दे दी, उनकी जिंदगी जैसे भी चला रही, किस्मत चला रही, वो लोग नहीं चला रहे। तो एक फर्क ये है उनमें और उसमें कि मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ और अपनी जिंदगी अपनी मस्ती में जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ। हर रोज नया सोचता हूँ, हर रोज नया करने का मौका मिलता है, हर रोज नया कर जाता हूँ, तो थकता नहीं, जिंदगी में बोरियत नहीं होती। वो लोग बोर हो गए, बहुत पैसा है आपके पास, मुझसे अधिक नहीं पैसा, बोर हो गए, बहुत पैसा है आपके पास, मुझसे अधिक नहीं पैसा, बहुत ऊँट जम गई, बहुत 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 सौदे करते हैं। सऊदी अरब घुमा, ईरान घुमा, ये घुमा वो घुमा,
लेकिन इवेंचुअली कहाँ जाओगे आप? भाग भाग कर कहाँ जाओगे? इवेंचुअली आप रहोगे तो अपने पास ही नहीं, इवेंचुअली आप अपने पास ही आओगे अल्टीमेटली। तो रहना तो आपको अपने साथ ही है। तो रात को जब आप सोते हो तो आप सोने से पहले आप आधे घंटे का समय होता है, तो उसमें जो है आप देखते हो कि यार मैंने दिन में कमाया क्या, किया काम क्या किया। तो ये लगता है कि आपने पैसे कमा, थोड़ी शराब पी और कुछ नहीं किया। आज मैं सोता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया, बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया। और रोज नई चीज होती है, रोज। और क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में कुछ और ही होता है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बाहर है। तो मैं सकवा ही नहीं करता, मैं सकवा से बोल चुका। अब उससे मुझे बहुत मजा नहीं आता एक्टिंग करने में। अब मेरे पास मेरा बैंड है, मेरा थिएटर है, मेरा प्ले है, मेरा राइटिंग है, कभी कभी एक्टिंग भी है, तो उससे जो है मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उसका जवाब यही है कि जो आज का देखना बड़ा सुखी हूँ मैं, और आपसे बात कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आकर बात कर पा रहा हूँ। रीवा एक बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ पर आकर मुझे लगा, यहाँ पर आकर मैंने देखा कि मैं वहाँ की चमक दमक से, तलक भड़क से दूर होकर सुकून के कुछ पल लेके यहाँ पर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो क्यूरियस जानने के लिए मेरी जिंदगी क्या है, जो सिनेमा से बिलोंग नहीं करते, जिनके पास में बड़े भोले भाले भोले सवाल है सिनेमा को लेकर, बॉम्बे को लेकर। बॉम्बे बड़ी आप लोगों के लिए बड़ी मिस्ट्री सिटी होगी, बॉम्बे में क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, ये आप सोचते होंगे। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यहाँ पर बैठकर आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, मैं मिल ही रहा हूँ कल से लेकर अब तक, बिना किसी परिचय के नए दोस्त बन रहे हैं, नए परिचय बन रहे हैं, नए परिचय निकल रहे हैं। बड़े बूढ़े बच्चे जवान हर बंदे से मिल रहा हूँ। इससे बेहतर क्या चीज़ होगी? यार एक जगह आकर अगर मैं जो आपके 1000 दोस्त भी कमा लूँ मैं, तो कम से कम याद तो रहेगी मुझे जिंदगी। आज से 5 साल बाद अगर मैं रीवा आया तो कम से कम जो है लोग मिलेंगे, तो आप 5 साल पहले आए थे और आपने ऐसी बातें करी थी, मजेदार बातें करी थी, तो कम से कम ये सुकून तो रहेगा। तो यही मेरी जिंदगी का है आपको। सिनेमा अगर तुम ना होते तो न जाने कितने बनने से बच जाते और न जाने कितने मरने से। थिएटर की जर्नी के बारे में हमने थोड़ी बात की है, पर थिएटर से फिल्मों का जो ट्रांजिशन था, वेदर ईदर एज अ थिएटर एक्टर टू अ फिल्म एक्टर या फिर एज अ प्ले राइट टू अ स्क्रीन राइटर, वो ट्रांजिशन कैसा था, कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? वो मैंने बताया ना आपको, मैं यहाँ से गया था 2003 में गया था, यहाँ से बॉम्बे गया था मैं, बिल्कुल टॉप गया था। जेब में एक दिना नहीं था, मेरे पास माँ थी, बीवी थी, एक बीवी थी, बीवी तो एक ही होती है साली, एक बीवी थी, एक माँ थी, एक बेटा था। बाकी सारे जो है अपने कम्युनिज्म की होम चल चुके थे, 3 मेंबर्स थे परिवार के। वो सब जो है तब उस वक्त मर रहे थे जब मैं कम्युनिस्टों के लिए काम कर रहा था। मैं हार्ड लक्ष्य था, लक्ष्य के लिए मैंने जिंदगी दे दी थी, होम कर दी है, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, जन जागरण के लिए मैंने जिंदगी होम कर दी। और मेरे परिवार के मेंबर्स मर रहे थे, एक एक करके 3 मेंबर्स मर गए। मैंने ख्याल नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे और समाज सेवा करनी है। इसके बाद ग्रहण टूटा मेरा कम्युनिज्म का, उसके बाद में आया, तब मुझे लगा कि मुझे कमा कर मुझे है देना चाहिए। मैं आई वॉज अ बैड हस्बैंड, इरिस्पॉन्सिबल फादर एंड रिस्पॉन्सिबल सन। खराब हस्बैंड था, खराब बेटा था और खराब बाप था। तो उनको मैंने कुछ भी कमा कर नहीं दिया था। तो मैं इसी मंसूबे के साथ मैंने सारा पूरा बिजनेस किया। और वहाँ से 2003 में जब मैं शिफ्ट हुआ था बॉम्बे, अगर आप में से कोई बॉम्बे और पर्टिकुलरली मेरी इंडस्ट्री जो है, मेरा जो प्रोफेशन है उसके बारे में जानता है, ग्लैमर इंडस्ट्री में जानता है, ग्लैमर इंडस्ट्री में बिना किसी काम के बॉम्बे जाना वो है नरक। आपके पास में कोई काम नहीं है और बॉम्बे चले गए तो वो नरक। और परिवार के साथ में शिफ्ट होना, ये तो है गौरव। बॉम्बे इज लाइक किलिंग फील्ड्स। बॉम्बे आपको नोच डालते हैं, बॉम्बे आपको नोच डालते हैं, बॉम्बे आपको खा डालते हैं। जो भी ग्लैमर की आकांक्षा लेकर बॉम्बे जा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बॉम्बे इज किलिंग फील्ड्स। बॉम्बे जितना देती है उससे ले लेती है और अधिकतर लेती है। मैं 1 साल के लिए गया था 89 में स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे। 1 साल में कुत्ते के साथ बैठ के आया था वहाँ से वापस। 1 साल बाद, उसके बाद 14 साल बाद में 2030 में स्ट्रगल करने गया। 2003 में वही सेम लोग जो 14 साल पहले स्ट्रगल कर रहे थे मेरे साथ, तो 89 में वही लोग अब भी मुझे स्ट्रगल करते हुए मिले। सबके ऊपर यही सवाल था कि बॉस हमको रोल नहीं मिल रहा, अभी मिल गया तो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन से कर नहीं। आंखों के नीचे झाइयाँ बढ़ चुकी हैं, बच्चे
से हो चुकी हैं, घर में नल लगा हुआ है, घर में फिर ऑब्वियसली मकान किराया पर लिया, किसने खरीद लिया, छोटा सा बड़ा अकाउंट में कवर छुट्टी होती है, आपको मालूम ही है, बड़ा फ्लैट खरीदने की हैसियत किसी की है नहीं, बट नहीं है, बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस है, एक्टिंग का पैशन बन चुका है। अब है सर्वाइव करने की प्रॉब्लम। वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे, कहाँ पर आएंगे? गली मोहल्ले में कहकर कहते हैं हीरो बनने जा रहा है, बॉम्बे से भी वापस आ रहा है, गली मोहल्ले में कहकर कहते हैं हीरो बनने जा रहा है, अब वापस आएंगे तो कोई क्या कहेगा कि बना हीरो, तो ये टेंशन होती है। तो मैं मजदूर की हैसियत से मौके गया था, मजदूर की हैसियत से लिटरली वहाँ पर जाकर मैंने अपना स्ट्रिप वहाँ पर जाकर भी 2003 से लेकर 2009 में गुलाब आई थी, तब मैं 46 का था, तब तक मैंने स्ट्रगल किया, अपने हिस्से का स्ट्रगल किया, खूब स्ट्रगल किया, और ये मेरा पीछे किएगा काम ही मेरा पीछे दौड़ रहा था, अदरवाइज मैं खत्म हो जाता था, और ऊपर से शराब और ये रोबोट पीछे दौड़ रहा था, बहुत दूर तक दौड़ रहा था, इसने मुझे खड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो जो है इतना खतरनाक फेज था, उतना खतरनाक फेज था। आज मुझे लोग आप देखते हैं कि आज आप बड़े स्वयं नजर आते हो, बड़े सुलझे हुए नजर आते हो, उनको मालूम नहीं कि मैं कितने उलझे दौर से गुजरा हूँ, वो दौर बड़ा उलझा हुआ था। उस वक्त मेरे पास सैकड़ों सवाल थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था। सारा जवाब जो शराब में था, सारा जवाब जहाँ परेशानी हुई, दिक्कत हुई, मावा शराब में उसने, और शराब ऐसी चीज होती है जो पीते हैं जानते हैं कि एक पल के लिए सुविधा देती है, जब आप पीते हैं तो उसको सब सुविधा आता है, हर चीज़ करके जाती है, बीवी आपको अच्छी लगती है, बच्चा आपको अच्छा लगता है, आप नाराज होते हैं किसी पे, आप और अलग अलग किस्म शराबी होते हैं, कुछ शांत शराबी होते हैं, कुछ बावड़े शराबी होते हैं, कुछ उधम करते हैं, बहुत उधम करने वालों को है। तो मैं शांत शराबी था, मैं हर चीज़ से हो जाया करती थी, हर चीज़ से करके चल रही है, क्या दिक्कत है? और जब शराब उतरती है तो वही चीज़ें जो है आपके मतलब उतने बड़े मैग्नेट के सामने आती हैं, वो जिंदगी की प्रॉब्लम जो आपको कल रात सुलझा चुके थे शराब पी के, वो आपके ऊपर इतने लंबे चौड़े मैग्नेट के सामने आती हैं, कुछ कहने के। तो ये चल रही थी, ऐसे करते 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 धीमे धीमे वो चमत्कार ही हुआ, मतलब मुझे विपश्यना का साथ मिला। विपश्यना एक आप कुछ परिचित होंगे, विपश्यना एक चीज़ होती है, उसके साथ मिला मुझे, विपश्यना के साथ मिला, धीमे करके प्राणायाम योग मेरे दिल छेद में आया, ऐसे करते करते होता गया और काम मिलता गया, काम मिलता है, करते मतलब ये मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, चमत्कार हुआ, क्या हुआ, आज इस हैसियत तक पहुँच गया हूँ कि आज आप लोग मुझे बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं और कुछ सुनते हैं और मैं बात करता हूँ। तो ये इस तरह की जर्नी गई जिसके बारे में बोलना पड़ा, मैं कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, मैंने काम किया। एक बात मैंने देखी, एक बहुत बड़ी थ्योरी है भगवदगीता की, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल लिए नष्ट नहीं होता, ये अकुत सत्य है। जिंदगी में एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल लिए नष्ट नहीं होता, आपको भले उसका फल 20 साल बाद मिले या 25 साल बाद मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा, इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आप ढंग से आज की तारीख में काम कर रहे हैं, बशर्ते कि आप सूझबूझ तरीके से लगे हुए तरीके से काम कर रहे हैं। ये अंकित आज काम कर रहा है, ठीक है, ये बात है, आज यहाँ पर तंगी में काम कर रहा है, बड़ा फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, ये काम कर रही है दौर में, ये काम कर रहा है यहाँ पर, अगर काम करते चले, अभी रिवॉर्ड उन्हें हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, रिवॉर्ड मिलने लगा, काम बंद कर देते हैं, काम बंद मत करो, काम करते चलो, लगातार काम करते चलो, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ये जादू होता है, ये जादू होता है। वहाँ से काम करके आया था, मेरे सारे साथी मनोज वाजपेयी हो गया, या विशाल भारद्वाज हो गया, या रेखा भारद्वाज हो गई, या आशीष विद्यार्थी मेरे साथ काम करते थे, अनुराग कश्यप, मुमताज अली, जूनियर स्क्वाड थे, ये सेकेंड जनरेशन ये लोग। मैं यहाँ पर आया तो सैकड़ों लोगों ने, बॉम्बे आया तो एकदम से लोगों ने कहा कि यार कुछ भाई यार आ गए, काम करते हैं आप, मैंने आपका काम करके देखा है, मैंने आपसे काम किया है, मैंने आपका काम देखा है, सब लोग परिचित नहीं करा, मुझे लगा अनजाना शहर है, लेकिन सैकड़ों परिचित पैदा हो गए। रीजन क्या? खाली काम के संबंधी काम के संबंध होते हैं, काम के संबंधी एक्चुअली काम के संबंध होते हैं, क्लब रिलेशनशिप कुछ नहीं। क्लब रिलेशनशिप में आप एक दो बार शराब पी लेंगे, एक दो बार मस्ती कर लेंगे, गंदे जोक्स कह लेंगे, हंस लेंगे, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन याद आप उसको रखेंगे क्योंकि काम करता है आपके साथ, काम के संबंधी होते हैं, काम के संबंधी एक्चुअल संबंध होते हैं, क्लब रिलेशनशिप कुछ काम नहीं होते। तो मैं उनके साथ काम किया, सैकड़ों लोगों ने, विशाल ने मुझे मकबूल दे दी,
मकबूल शायद आपने देखी होगी, मकबूल फिल्म आई थी, जी। मेरी पहली फिल्म थी, मतलब दिल से के बाद मकबूल दे दी, मनोज वाजपेयी ने मुझे 1971 लिखने को दे दी, स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखो, अनुराग ने बहुत कुछ दे दिया मुझे, बुला लीजिए पूरी लिरिक्स लिखो, म्यूजिक करो, एक्टिंग करो, डायलॉग लिखो, गाना गाओ, बहुत कुछ दे दिया। ऐसे करते 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 इम्तियाज ने मुझे रॉक स्टार दे दी और तमाशा दे दी, पुराना रिकॉर्ड था उसका, व्यक्ति मुझको आया तो मैं काम दूंगा, ऐसे कर करके जो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। मतलब मैं इतना सोचकर नहीं आया था, मैं आज की तारीख में भी इतना सोचकर नहीं आया था, मैं ग्वालियर से निकला था तो ये सोचकर निकला था कि ठीक है आर्टिस्ट बन जाऊंगा, एक्टर बन जाऊंगा, एक्टर बढ़िया बात है तो बन जाऊंगा, ये सोचकर नहीं आया था कि इतना कुछ हो जाए। और रीजन भी है कि मैंने काम पर कभी रोकथाम नहीं किया, काम कुछ भी हो जाएगा, काम करना है। इसलिए आज भी मैं कुछ लोगों से मिला, आज वहाँ पर शिवम थे, शिवम था, 3-4 लोग मिले मुझे, गिटार बड़ा बढ़िया बजा करता था वो, आज बंदों से मिला, मैंने मुझसे यही कहा यार समाज सेवा करनी है, होगी तुम्हारी समाज सेवा, गरीबों के लिए काम करो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, काम करो, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, अनपढ़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, समाज सेवा हो गई काम, तुम्हें अपने आप के लिए कुछ करना है और वक्त रहते हुए कर लो, वरना जब कुछ दिनों बाद पछताओगे कि यार हम तो यार मतलब आपकी जिंदगी में खासा ही पैदा हुए, हमारा तो मतलब आपके यही थी जिम्मेदारी थी हमारी कि हम समाज सेवा करते चले। तो कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म नाम की चीज़ जो होती है, लेफ्टिस्ट नाम की चीज़ जो होती है, हर बंदे को 21 साल की उम्र में कम्युनिस्ट होना ही चाहिए। जो बंदा 21 साल की उम्र में कम्युनिस्ट नहीं हुआ वो बंदा ही नहीं, और जिस बंदे ने 28 साल की उम्र में कम्युनिज्म छोड़ा नहीं वो भी साला आदमी। मेरा चला गया 40 साल, 28 साल के बजाय मेरा चला गया 40 साल, लगातार काम करता था, समाज सेवा करता रहा। तो समाज सेवा मतलब एक गॉडफादर करके फिल्म देखी है आपने, गॉडफादर उसमें जो उसका गॉडफादर होता है वो एक बहुत बढ़िया बात होता है कि एनी मैन हू डजंट स्पेंड विद टाइम विद हिज फैमिली इज नॉट अ रियल मैन, एनीबॉडी हू डजंट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली इज नॉट अ रियल मैन। आज की तारीख में मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार के साथ में टाइम बिताऊँ उनको वक्त दूँ, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, खुदा का मेरा परिवार इतना, आज की तारीख में बाद में मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे टकराऊंगा तो मेरे ख्याल से आप प्यार से मिला पसंद करेंगे, आप मैं ढंग से बात कर रहा हूँ आपसे तो आप ढंग से बात करेंगे मुझसे, आप धुतकार कर बात करेंगे मुझसे तो, और अगर नहीं बात कर पाए तो देख भी लें तो कम से कम एक फीलिंग होगी कि हाँ यार हम इनसे मिले थे, कभी मुझसे आए थे हमारे यहाँ पर बात करने के लिए, हमने देखा था, बात करते हुए देखा था और हम इनसे मिलना चाहते हैं, कम से कम मिलना तो चाहेंगे, ऐसा नहीं कि आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। तो मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार, सैकड़ों दोस्त हैं परिवार में, थिएटर के अलग मेरी सर्कल है, सिनेमा का अलग सर्कल है। सिनेमा में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, मतलब मैं पार्टी जाता नहीं हूँ, मैं सोशलाइज करता नहीं, मैं घर में रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, शुरू कर वहाँ पर रहकर एक्चुअली बॉम्बे में रहकर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से भी जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को समाहित कर गया वो उसको साथ में खतरा है, फिर मतलब फिल्म इंडस्ट्री के आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते। तो फिल्मों में रहते हुए फिल्मों से बचना बहुत जरूरी है। आप अपना काम करो, काम करके वापस आ जाओ, नो पार्टीज, नथिंग, नो सोशलाइजिंग, नथिंग। वो करने में मुझे टाइम लग गया, मुझे था ऐसा है, लेकिन वो करने में मुझे टाइम लग गया। जब से वो किया है तब से प्रॉपरली घर काम टाइम दे पा रहा हूँ, थिएटर को टाइम दे पा रहा हूँ, अपने बैंड को टाइम दे पा रहा हूँ, हर चीज़ को प्रॉपर जो है उसको वक्त होता है वो दे पा रहा हूँ। और आज की तारीख में खुश होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुश हर बंदा नहीं हो सकता है। आप भी अपने आप को टटोलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत कम लोग खुश हैं, खुश बहुत कम बंदे होते हैं, एक्चुअली खुश बंदे बहुत कम बंदे होते हैं, बहुत सुकून, ये स्पिरिचुअल लेवलिंग होती है एक तरह से। जब आप अपने आप को खुश कहते हैं कि यार मैं आज खुश हूँ, आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कंस्ट्रक्टिव काम किया, आज किसी को परेशान नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया, किसी को कमेंट नहीं मारा, आज रात में आराम से सोऊंगा बिना किसी शराब और चरस खाने के, मैं आज खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरे मस्त है। तो ये इस सुख को प्राप्त करना जो आपकी जिंदगी का ध्येय है, ना कि ग्लैमर को या पैसे को या प्रतिष्ठा को या इसको उसको। आज की तारीख में मेरे पास तो सब कुछ है, नाम भी है, ग्लैमर भी है, प्रतिष्ठा भी है, पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं रात को सो पाता हूँ अच्छे तरीके से। कोई टाइम ऐसा था जब मैं सो नहीं पाता था, मैं बहुत काम करता था, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम क्या है, मैं इतना काम करता हूँ कि मेरे को तो वर्क सेटिस्फेक्शन सबसे अधिक होना चाहिए। तो हमने
उन्होंने कहा तुम बेचैन क्यों रहते हो? मैंने कहा बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे जिंदगी का पर्पस समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है तुम काम नहीं कर रहे? मैंने कहा मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसका मतलब ज्यादा काम कर रहे हो? मैंने कहा ये हो सकता है कि ज्यादा काम कर रहा हूँ, इतना काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मुझे इतना काम नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा काम, हद से ज्यादा काम करता हूँ। तो मुझे भी लगा कि यार कोई चीज ऐसी है जहां पर मैं वक्त नहीं दे पा रहा, कोई चीज ऐसी है। मालूम पड़ा कि बहुत सारी जगह थी यार, परिवार था, मेरी छोटी कुटिया है, उसको इतना प्यार करता हूँ, कुछ कहने के लिए उसके लिए मेरा फर्ज बनता है, मतलब हम घर से बाहर नहीं जाते कि वो अकेले रहे। मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे थिएटर ग्रुप है, इन सब टाइम देना, और देश की सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, जो कुछ भी चल रहा है देश में, उनको वक्त नहीं देना, ये पाप है। सिनेमा हर चीज नहीं है, सिनेमा बहुत कुछ चीज है। आप जब जाते हैं सिनेमा में तब आप बनने के लिए जाते हैं, जब बन जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि सिनेमा इज नॉट एवरीथिंग। सिनेमा इज वेरी मच, बहुत बड़ी चीज है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग, हर चीज नहीं है सिनेमा। तो यही है, मतलब आपकी सीधी जिंदगी रही है। मतलब ये एंगर मैनेजमेंट बहुत ही उजला पाव बनता था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर बनता था, किसी की सहन नहीं, किसी मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। मैं हमेशा इस मुकाबले में किया कि मुझसे बेहतर किसी ने काम किया भी नहीं, और एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुझसे बेहतर काम वाकई क्वालिटी वाइज बहुत कम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात का मुकाबला होना चाहिए था, मैं कहने का हकदार नहीं। ये सरसता जो है, ये नम्रता जो है, यूनिटी जो है, ये देर से मिली मुझे। ये धीमे धीमे करके जो एक तरह से स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हुई मेरे अंदर, तब भी जाकर मुझे मालूम पड़ा कि यार हर चीज, आई एम नॉट एवरीबडी, एवरीबडी इज समथिंग एल्स, ओनली प्रोटेक्ट टू योर। हर चीज जिसके पास में है, जिसके पास में हर चीज, हर अधिकार है। मैं सर्वांतर है नहीं, मैं हर चीज नहीं जानता। मुझे कुछ चीजें कहीं छोड़नी पड़ेगी कि यार, और मुझे समझना पड़ेगा कि मैं किसी के एजेंट हूँ, मैं किसी के लिए ड्यूटी बजा रहा हूँ। जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैं एम्प्लॉय हूँ, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात लगती है लोगों को, और मेरे कम्युनिस्ट दोस्त बहुत दफा होते हैं इस बात से, क्या मतलब है यार, क्यों काम कर रहा है। लेकिन एक बार ही करके देखूंगा कि प्रैक्टिस में ला कर देखूंगी, आई एम एन एम्प्लॉय, मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है जिंदगी में, मैं नीचे आया हूँ थोड़े वक्त के लिए, और मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और उसको पूरा करने के बाद मैं वहीं पहुंचा। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट देने वाला, इसका मतलब एम्प्लॉयर भी है कोई, और एम्प्लॉयर है जिससे उसकी सत्ता पर यकीन हो गया कि मेरा कोई एम्प्लॉयर है, उस दिन जिंदगी आसान हो जाए। करेक्ट है, बोलो। हमारी ऑडियंस से भी कुछ सवाल होंगे। हाँ हाँ, भगत सिंह के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह मेरा पैशन है। भगत सिंह सबको मालूम है कि मैंने बहुत कुछ लिखा है। आज शाम को देखेंगे भगत सिंह के बारे में जो लिखा है मैंने, मेरा प्ले है भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह, मतलब आप कितने 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 लोग 23 साल के हैं? हाथ उठाओ। 23 years 23 साल के कितने लोग? बस सब लोग बाकी 23 से ऊपर हैं? सब लोग 23 से ऊपर। वो 23.5 साल की उम्र में सैकड़ों चीजों के बारे में बोल के मर चुका था। वो दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कमांडर चे हो गए, या फिदेल कास्ट्रो हो गए, महात्मा गांधी हो गए, या पंडित नेहरू हो गए, या सुभाष चंद्र बोस हो गए, या भारत के आपके तुर्की के जो है कमाल पाशा हो गए, या इटली के मैक्सिमी हो गए, सबको देखते हुए वो सबसे यंग उम्र का, सबसे कम उम्र का हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा था, हाईली इंटेलेक्चुअल, जो 23.5 साल की उम्र में ना केवल बोलकर बल्कि लिखकर, उसके अध्याय, बहुत सारी किताबें तो खत्म कर दी उसने, उसके अध्याय है, अच्छी खासी किताबें खत्म कर दी उसने ब्रिटिश ने, और रहा सब कांग्रेस में। मैं बीजेपी का नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो किया, खत्म करने की कोशिश की उसके बाद, लेकिन वो जिंदा रहा। इतना बड़ा आदमी था और बहुत हसीन था, 5 फुट 10 इंच का गोरे रंग का सरदार, जिसके बारे में उसके साथी थे राजगुरु जो उसके साथ बड़े थे, उनका कहना था कि इस बंदे को लड़की उससे बचाते बचाते दम निकल जाए। मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग अ रियल हीरो ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकली स्पीकिंग पिक्चर बननी चाहिए उस पर, उसी को लेकर। अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो पिक्चर के मटेरियल थे, खूबसूरत था। और जिंदगी में एक मौका नहीं, एक स्ट्रेस नहीं पड़ा उसकी जिंदगी में, जब उसकी जिंदगी ऑलवेज सराउंडेड विद बुक्स, जबरदस्त पढ़ाकू, जबरदस्त। और अपने वक्त में जो व्यक्ति अपनी कम से उम्र में महात्मा
महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जैसे बंदे से मिल जाए कि मैं आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा हूँ, और उससे क्या होता है सलाह, क्या कहते हैं, अहिंसा क्या होती है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमारे पास में शस्त्र होने चाहिए, भले ही किसी पर अटैक नहीं करें, जो कि हिंदुस्तान का इतिहास है। हमारे पास में अपने सुरक्षा के लिए वेपन्स है, लेकिन हमने किसी पर अटैक नहीं किया। हमने कहा हिंसा ये होती है, ये क्या किया, आप चाटा मार दिया और आप सुरक्षा बढ़ा दिया। हमने कहा मैं नहीं बोल रहा, ये सवाल भाषा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा, और उसके बाद आपने देखिए कभी 114 दिन की भूख हड़ताल इमेजिन कर सकते हैं आप? 114 डेज, 114, यहाँ 3 दिन में भूख के बारे में निकल जाती है यार। 114 दिन की भूख हड़ताल क्या नहीं इमेजिन इन लोगों ने की थी। 114 दिन की भूख हड़ताल, जेल में रहे थे 114 दिन भूख हड़ताल, और उसके बाद में अंग्रेज इनके ऊपर, अंग्रेज मेडिकल डॉक्टर्स आया करते थे चेक करने के लिए कि खा भी रहे हैं, रिपोर्ट देनी पड़ती थी। तो इनके मुंह में जबरदस्ती दूध उछल जाता था, नल के डाल दिया जाते और उसके जरिए दूध अंदर डाला जाता जिससे कि हड़ताल टूट जाए। तो ये अजीब अजीब हरकतें किया करते थे। मक्खी मार के खा ली जेल, उससे सारा दूध बाहर आ गया, उल्टी हो गई, मिर्च वाला पानी पी लिया, नली चकल गई, आप दूध नहीं डाल सकते, ऐसी हरकतें किया करते। और वो बंदा जिसके मरने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, वो बंदा मरा, मरने के बाद में उतना तहलका मच गया था लाहौर में और पूरे हिंदुस्तान में कि आज ही रिवॉल्यूशन हो जाए, आज ही क्रांति हो जाए। उसको मरने के बाद में उसके जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई, उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की, उनको वहां से सतलज के किनारे ले जाया गया लॉरी में भर के, उनके शरीरों को काटा गया। You know this fact? भगत सिंह को शॉट डाउन, उसके शरीर को काटा गया और उसके बाद उसको आग लगाई गई और उसके बाद सतलज फेंक दी गई और वहां से ब्रिटिश भाग गई। तो कुछ लोग वहां पर जो आलाप ताप रहे थे, उन्होंने देखा कि ये है, तो दौड़े और कूदे और उन्हें अंदर पानी डूब के अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि पूरे टुकड़े मिले कि थे, जिनको जोड़ों के संस्कार किए गए का वो अभी तक मालूम नहीं कि पूरे टुकड़े मिले कि नहीं। आज तक शनि वाले में कभी वक्त मिले तो जाइएगा, आपके बच्चों को ले जाइएगा। ये कितना, इससे बड़ा आदमी क्या होगा यार, इससे बड़ा आदमी क्या होगा? 23 साल हम लोग क्या कर रहे थे, लड़कियां छेड़ रहे थे, साल प्रेम पत्र लिख रहे हो, 23 साल हम लोग क्या कर रहे थे? तो आज इसकी बात भी मेरे ख्याल से आज अंकित देगा, आपको मेरा प्ले कर रहा है, उसमें प्ले में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा होगा सब कुछ। तो हम देखिए भगत सिंह ऐसी चीज था, मतलब ऐसी चीज था, और मरने के बाद उसका नाम कहीं भी खत्म नहीं हुआ, लगातार उसका नाम को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नाम जिंदा रहा और हमेशा जिंदा रहेगा। तो मैं उसका एक उनके छोटे से उपासकों में से एक हूँ, और तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, उससे अधिक रिसर्च की उनकी जिंदगी के बारे में बहुत रिसर्च किए लोगों। मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो खाली प्ले लिखा और एक फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो अगर आपने देखी हो अजय देवगन की, वो मैंने लिखी थी। तो खाली प्ले और फिल्म लिखी है, उनकी जिंदगी का तो महंगा लग गया लोगों को, उन्होंने जबरदस्त रिसर्च की उसके बारे में। तो दिस वॉज भगत सिंह। कभी किसी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश की गई, हमने जीने की कोशिश की कि सरदार भगत सिंह जैसी जिंदगी जिए और कुछ कर सके आने वाले जनरेशन के लिए, और हमने जितना हो सका मैंने किया, करने की कोशिश की। धन्यवाद। Actually, sir, it was